नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 27 निबंध लेखन पढ़ेंगे। पाठ 27 निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। बच्चों, जैसा कि हर बार मैं हर वीडियो में आपको यही समझा रही हूँ कि आप लोगों को इस महामारी के चलते अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना, घरों में रहकर ही आपको अपना कार्य पूरा करना है। और आप लेखन पाठ कर रहे हैं, ये निबंध लेखन आज मैं आपको करा रही हूँ। बच्चों, निबंध लेखन भी एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा विषय होता है कि इसको लिखने के लिए कहीं से भी हिंदी पाठ्यमाला में से कहीं से भी कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है और इसे आपको परीक्षा के समय करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नियम इसके समझ लेने चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने योग्य होती हैं वो हमें समझनी है। तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए इसके बारे में पहले हमें पढ़ लेना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। निबंध लेखन साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए गहन अध्ययन कर सामग्री चयन की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही लेखक में उस सामग्री के आधार पर प्रभावशाली ढंग से विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। निबंध हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध के माध्यम से विचारों को सीमित शब्दों में क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि निबंध लिखना कोई साधारण कार्य नहीं होता। इसको लिखने के लिए एक तो हमें बहुत ही गहरे अध्ययन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हमारे विचारों को की भी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे विचार दूसरे पर प्रभाव छोड़ सकें। और हमें उसको कैसे लिखना है, किस वाक्य को पहले डालना है, किसको बाद में डालना है, ये भी हमें क्रमबद्ध तरीके से आना चाहिए। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब कुछ बातें होती हैं जिनको हमें निबंध लिखते समय ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, निबंध में विचारों को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध ढंग से विचार व्यक्त करना चाहिए। नंबर 2, निबंध को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। नंबर 3, निबंध को सदैव ही सरल और सुबोध शैली में लिखना चाहिए। नंबर 4, निबंध की भाषा शुद्ध, सरल, प्रभावशाली और विषयानुकूल होनी चाहिए। नंबर 5, निबंध में आवश्यकतानुसार मुहावरों, उद्धरणों, सूक्तियों और काव्य पंक्तियों का समावेश करना चाहिए। नंबर 6 है, निबंध में रोचकता होनी चाहिए ताकि पाठक उससे प्रारंभ से अंत तक पढ़ता चला जाए और लेखक के भाव को ग्रहण कर सके। अब आता है बच्चों निबंध के प्रकार। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। अब इसमें वर्णनात्मक कौन से होते हैं? इस प्रकार के निबंधों में नगरों, दृश्यों, ऋतुओं और वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। दूसरा आता है वर्णनात्मक। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का वर्णन होता है। तीसरा आता है भावात्मक। इस निबंध में सूक्तियों पर आधारित निबंध होते हैं। और अगला आता है विचारात्मक। ये निबंध विचार प्रधान होते हैं, जैसे टेलीविज़न के लाभ, हानि और समय नियोजन। तो बच्चों, ये मैंने आपको 4 प्रकार की बातें बताई हैं। आपको इन चारों को ही बहुत ही ध्यान से समझना है कि आपको किसी भी प्रकार निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है, जिसमें आज आपको मैं बता रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहला करना है नंबर 1, रंगों का त्यौहार होली, और दूसरा करना है स्वतंत्रता दिवस। ये आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे। बुक में ही पहला और दूसरा जो 2 निबंध हैं ये आपको अपनी नोटबुक में पूरे करने हैं। इसको बच्चों मैं आपको पढ़वा रही हूँ, इसको मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले होली का त्यौहार बहुत ही उल्लास और आनंद के साथ मनाते हैं। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऋतुराज वसंत का संदेश लेकर यह रंगों का त्यौहार आता है। प्रकृति भी अपनी पूर्ण छटा दिखाने को उत्सुक रहती है। चारों ओर प्रकृति का अनुपम रूप और सौंदर्य बिखरा रहता है। ऋतुओं का राजा बसंत अपने पूर्ण वैभव के साथ होली के स्वागत को तत्पर रहता है। हमारे देश के हर त्योहार का संबंध किसी न किसी धार्मिक परंपरा या सांस्कृतिक घटना से जुड़ा हुआ है। होली का त्यौहार भी अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। इस संदर्भ में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा जिस नाम हिरण्यकश्यप था, नास्तिक प्रकृति का था। इसके विपरीत उसका पुत्र ईश्वर का मानने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से विरक्त करने के लिए
हिरण्यकश्यप ने तरह तरह की यातनाएं दी, किंतु वह उसका बाल बांका भी न कर सका। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। एक बार हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। अभी से होली जलाने की प्रथा है। होली के दिन लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है। गांव में उपलों के ढेर भी लगते हैं। संध्या के समय होली का पूजन होता है। रात्रि में विशेष मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के समय लोग गेहूं अथवा जौ की बालियां होली में भूनते हैं और उन्हें आपस में बांटते हैं। बड़े बुजुर्गों से छोटे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। होली दिन के अगले दिन धुलेड़ी होती है। इस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं। बच्चे गुब्बारों और पिचकारियों में रंग खेलते हैं। लोग आपस में गले मिलते हैं, उल्लास और उत्साह के साथ रंग खेलते हैं, आपसी वैर को भुला देते हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। शरद ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हुए होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल रंगों के इस त्यौहार में कुछ लोग कीचड़, तारकोल, पेंट आदि का प्रयोग करके बेरंग कर देते हैं, जिससे प्रेम भाव के स्थान पर कटुतापूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। होली का त्यौहार पवित्रता, भाईचारे और मेलजोल से मनाना चाहिए। प्रत्येक पर्व का अपना अलग महत्व होता है। होली का त्यौहार प्रेम, सद्भावना और मेलजोल का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होली के दिन आपसी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता एवं वैमनस्य को त्याग कर उसका होली की पवित्र अग्नि में दहन कर हमें प्रेम और सद्भाव में वृद्धि करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस तरह से मेरे साथ ये एक निबंध मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगला दूसरा जो निबंध है वो स्वतंत्रता दिवस का निबंध है। इसको भी आपको अपनी